नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सूर्य नगरी एकेडमी के इस डिजिटल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको विदित है, हमने 2011 का प्रश्न पत्र हल किया था। आज हम 2013 का प्रश्न पत्र हल करने जा रहे हैं। तो बिना टाइम जाहिर किए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। इसमें ये जो हमारा सवाल है, गणित की प्रकृति, अर्थ और महत्व क्या है। गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, ये शब्द कहे है। तो ये शब्द कहे है रॉजर बैंकर ने। हैमिल्टन ने तो मैट्रिक्स एक जो होती आवी होती है उसके बारे में कहा था कि वर्ग मैट्रिक्स में शून्यों की संख्या, उसके बारे में बताया था। प्लेटो ने कहा था, प्लेटो ने गणित के बारे में कहा था कि भाई गणित एक मानसिक क्रिया पर आधारित है, मानसिक क्रियाओं उन पर आधारित होती हैं, ये बात कही थी प्लेटो ने। और बर्ट्रैंड रसेल, इसने कहा था गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम क्या कर रहे हैं और आगे क्या क्या करेंगे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, मतलब कुछ भी पता नहीं होता है। ये बात किसने कही थी? बर्ट्रैंड रसेल ने कही थी, कुछ भी पता नहीं होना, हम क्या कर रहे हैं और आगे क्या करेंगे। और गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, ये बात कही थी रॉजर बैंकर ने। अगला प्रश्न, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? गणित के अध्ययन से बच्चे में किस गुण का विकास होता है? बच्चा अगर गणित का अध्ययन कर रहा है, अगर कोई प्रश्न को हल कर पा रहा है, तो सबसे पहली बात उसमें कॉन्फिडेंस आएगा, यानी कि आत्मविश्वास तो आएगा ही आएगा। उसकी तार्किक सोच, वो लॉजिकली सोच पाएगा, तार्किक सोच भी विकसित होगी, विश्लेषक सोच ये भी होगी, एनालिटिक थिंक वो भी कर पाएगा वो। और इनमें से सभी ये सारे गुण हैं, वो अगर कोई विद्यार्थी गणित पढ़ रहा है, गणित का अध्ययन कर रहा है, तो उसमें इन सभी गुणों का विकास एक साथ होगा। आगे देखो, प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व है। प्राथमिक स्तर मतलब छोटी कक्षाओं में, तो छोटी कक्षाओं में गणित का महत्व होता है मानसिक, मतलब उन्हें मानसिक क्रिया करवाई जाती है। मतलब सबसे पहले 1 से 100 तक गिनती वगैरह ऐसे मतलब उनको सिखाया जाता है। मतलब ऐसी क्रिया जो हमारे याद करना हो, जिन्हें हमें, वो सारी की सारी कहाँ होती है? प्राथमिक कक्षाओं में। अतः प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व क्या होता है? मानसिक होता है। और उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या हो जाता है? व्यवहारिक हो जाता है। फिर बाद में सीखा जाता है कि गणित का व्यवहारिक उपयोग कैसे करते हैं। तो उस प्राथमिक स्तर पर गणित का जो महत्व है वो हो जाता है व्यवहारिक। आगे देखो, सामान्य से विशिष्ट। सामान्य से विशिष्ट का मतलब है सूत्र से उदाहरण, सूत्र से उदाहरण। तो ऐसी कौन सी विधि है जिसमें हम सबसे पहले सूत्र बताते हैं और फिर उदाहरण उस पर आधारित हम सवाल का मतलब प्रश्न हल करवाते हैं? वो वाली विधि हमारी निगमन विधि। और आगमन विधि में क्या क्या होता है? उदाहरण देते पहले और फिर बताते हैं सूत्र। तो आगमन विधि का जो शिक्षण सूत्र होगा वो क्या होगा? विशिष्ट से सामान्य। और निगमन का क्या है? सामान्य से विशिष्ट। निगमन विधि में क्या होता है? सबसे पहले आपको सूत्र बता दी जाएगा और फिर आपको उस पर आधारित डाटा दे दिया जाएगा, आपको उस डाटा का मान सूत्र में रखना है और प्रश्न को हल करना होता है। आगे देखो, और वैसे ही सभी के बारे में देखो। विश्लेषण में क्या होता है? उनको अलग अलग खंडों में डिवाइड करके एक एक का उत्तर लाना होता है। और संश्लेषण में फिर उन डिवाइडेड भागों को जोड़ के एक समग्र आंसर लाना होता है। ये सारी विधियाँ होती है। अगला है, गणित में किस विधि में हम प्राय सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? सूत्र और नियमों की सहायता लेते हैं, मतलब सूत्र बताना। और वो हमारी विधि कौन सी है? निगमन विधि होती है। और आगमन विधि में किसकी सहायता लेते हैं हम? उदाहरणों की सहायता लेते हैं। आगे देखो, किसी विद्यालय की पुताई का कार्य 2 मजदूर 8 दिन में करते हैं। सबसे पहले तो देखो, मजदूर और काम में लगे दिन, तो 2 मजदूर है वो 8 दिन में करते हैं, ठीक है। उसी कार्य को 2 दिन में पूरा करवाना है, मतलब 2 दिन में आपको काम पूरा करवाना है, तो कितने मजदूर और लगाने पड़ेंगे? यानी कि एक्स मजदूर। कितने मजदूर है पता नहीं, एक्स। भाई जो 2 दिन में काम करेंगे वो कितने मजदूर करेंगे? एक्स मजदूर करेंगे, हमें पता नहीं। अब आप बताओ कि अगर मजदूरों की संख्या घटेगी तो दिनों की संख्या बढ़ेगी, और अगर मजदूरों की संख्या बढ़ेगी तो दिनों की संख्या घटेगी। इसका मतलब ये कौन सा अनुपात है? प्रतिलोम समानुपात है, या फिर प्रतिलोमानुपातिक है? प्रतिलोमानुपातिक है, मतलब एक बढ़ रहा है और दूसरा घट रहा है। तो प्रतिलोमानुपातिक में क्या होता है? एक का तो सीधा अनुपात ले दो, मजदूरों की संख्या का तो सीधा अनुपात, और दिनों की संख्या का उल्टा, 2/8। 2 का भाग 2 में 1 बार और 8 में 4 बार। 2/x बराबर 1/4। अब करवा दो वज्र गुणा। वज्र गुणा में ये इससे गुणा होता है और ये इससे गुणा। 2 गुणा 4 कितने हो गए? 8 बराबर x गुणा ये कितने हो गए? x हो गए। तो वो काम अगर 2 दिन में करवाना है तो कितने मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी? 8 की पड़ेगी।
अब ये पूछ रहा है और कितने लगाने पड़ेंगे, तो 2 तो हमारे पास है ही, और कितने लाने हैं, 6 और लाने हैं, क्योंकि टोटल कितने मजदूर लगेंगे उसमें, 8 मजदूर लगेंगे, तो हमें 6 और लाने पड़ेंगे। आगे देखो, राम के परिवार में 3 तथा मोहन के परिवार में 5 बच्चे हैं। प्रत्येक अपने बच्चे की शिक्षा पर 450 रुपये मासिक खर्च करता है, और किसके परिवार का प्रत्येक बच्चे की शिक्षा पर औसत मासिक खर्च अधिक है और कितना है। अब देखो, सबसे पहले राम का परिवार, और ये है मोहन का परिवार। राम के परिवार में कितने बच्चे, 3 है, और मोहन के परिवार में कितने बच्चे, 5 बच्चे। अब प्रत्येक बच्चे पर कितना खर्च कर रहा है, 450। पहले बच्चे पर 450, दूसरे पर 450, और तीसरे पर भी 450। अब मोहन भी 5 बच्चों पर क्या करेगा, 450 रुपये वे करेगा, खर्च करेगा। ये लो, 5 बच्चों पर 450 रुपये खर्च कर लिए। अब क्या पूछा है, इनका औसत पूछा है। मासिक खर्च का क्या निकालना, हमें औसत निकालना है। औसत कैसे निकालते हैं कि राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। ये लो, राशियों का योग, तीनों को जोड़ दो, बट्टा कितनी है, 3 है, तो ये राशियों की संख्या। अब यहाँ पे भी राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या, जोड़ो इन 5 को, जोड़ दिया इन 5 को, बट्टा राशियों की संख्या। अब बताओ, 450 और 450 900, 900 और 450 1350। ये तो राशियों का योग हो गया 1350, और राशियों की संख्या है 3। अब इनको जोड़ो, आप कहोगे 900, 1350, फिर 1800, और फिर 1800 और 400 2250। ये हो गया 2250, और इसमें भी भाग देना किसका, 5 का। अब आप करो इसको हल। अब भाग देना तो आता है आपको, 1 में नहीं जाएगा तो 2 अंक लिए 13, 13 में 3 का भाग यानी कि 4 बार जाएगा 12, 13 में से गए 12, पीछे बचा 1। अब 1 यहाँ पे लिखो, ये हो गए 15, 15 में 3 का भाग गया 5 बार, 0 बचा तो 0 यहाँ भी उतारना। तो जो राम के परिवार में 3 बच्चे हैं, उनका जो मासिक खर्च है, औसत खर्च है, वो कितना आया, 450 रुपये। अब इसमें भाग दो आप कहोगे 2 में नहीं जाएगा 5 का भाग, तो 2 अंक साथ में यानी कि 22। अब 22 में 5 का भाग 4 बार गया 20, तो 22 में से गए 20, पीछे कितने बचे, 2 बचे, ये हो गए 25, 25 में 5 का भाग 5 बार, 0 वहाँ है तो 0 यहाँ उतरेगा। तो जो मोहन के परिवार में 5 बच्चे हैं, उनका जो मासिक औसत खर्च है वो भी कितना आया, 450। अब आप देख लो कौन सा ऑप्शन, राम के 60 रुपये नहीं, मोहन के 90 नहीं, राम के 150 नहीं, दोनों के बराबर, और कितना अधिक है, कुछ भी अधिक नहीं, 0 अधिक है। देखो, ये भी 450 और ये भी 450, अंतर कुछ है ही नहीं, तो अधिक कुछ भी नहीं है। अगला प्रश्न देखो, एक व्यक्ति 90 रुपये की वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। अगर आपको विक्रय मूल्य निकालना है, क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत, क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत। अब आप कहोगे क्रय मूल्य तो है 90 रुपये, प्लस लाभ कितना हुआ 10%, तो 90 का 10%, लाभ प्रतिशत 10 है तो 90 का 10%। आप कहोगे 90 प्लस 90, इसको सरल करना आता है, का मतलब गुणा, 10 का 10, और प्रतिशत का सिंबल हटाना है, इसका मतलब 1/100 से गुणा करना पड़ेगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। आप कहोगे 90 प्लस 9 यानी कितने हो गए 99, जो कि ऑप्शन है सी ऑप्शन। लॉजिकली सोचो, 90 में खरीदी और 10% का लाभ हुआ, लाभ किस पे होगा, क्रय मूल्य पे, तो 90 का 10% कितना है 9, तो 90 में तो खरीदी और 9 रुपये का उसे लाभ हुआ, तो 90 और 9 कितने हो गए 99 रुपीज हो गए। अगला प्रश्न देखो, 500 रुपये पर 1 वर्ष का सरल ब्याज 1% की मासिक दर, देखो कौन सी दर दी है, मासिक दर, तो समय किस में लेना है, महीनों में लेना है। सबसे पहले तो क्या है, मासिक दर है, तो समय किस में आएगा, महीनों में आएगा, समय महीनों में लेना है, ठीक है। अब आप बताओ ब्याज क्या होता है, जो सरल ब्याज है वो होता है हमारा सरल ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर बट्टा 100, मूलधन इंटू समय इंटू दर बट्टा 100। मूलधन कितना है 500 रुपये, समय कितना है 1 वर्ष, और 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं 12, क्योंकि समय हमें किस में लेना है, महीनों में लेना है, क्योंकि दर किस में दे रखी है, मासिक दे रखी है। तो आप कहोगे समय आ गया 12 महीने, दर क्या है 1%, तो 1/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, आप कहोगे 5 गुणा 12 गुणा 1/1। अब 12 गुणा 5 कितने हो गए 60, अब 60 गुणा 1 भाग 1 कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 से गुणा करो भाग दो, किसी संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक है ना। तो सरल ब्याज कितना आ गया
60 आ गया, और 60 हमारा कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। अगला देखो, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% नुकसान, नुकसान का मतलब हो गया हानि, 10% हानि के साथ 90 रुपये में बेचता है, यानी ये इसका क्या है, विक्रय मूल्य है। तो उसका पूछा क्या, हमें क्रय मूल्य पूछा है। तो हमने एक संबंध लिखा था, एक फंडामेंटल सूत्र लिखा था बेसिक, कि जो क्रय मूल्य, अगर क्रय मूल्य पे हानि होती है तो माइनस करना है क्रय मूल्य की हानि, तो क्रय मूल्य का हानि प्रतिशत, उसमें से घटाओगे तो आपको मिल जाएगा क्या, विक्रय मूल्य मिल जाएगा। अब क्रय मूल्य हमें पता नहीं है तो हम मानेंगे यहाँ कि क्रय मूल्य बराबर एक्स वाई जेड, जो माना है वो मान लो कि क्रय मूल्य हमने माना एक्स माना है, ठीक है, ये माना, तो आपको क्रय मूल्य एक्स माइनस एक्स का हानि प्रतिशत कितना है, 10%, तो एक्स का 10%, मतलब क्रय मूल्य और क्रय मूल्य में से कितनी हानि वो घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा कौन, विक्रय मूल्य मिल जाएगा। आप कहोगे एक्स माइनस, इसे सरल करना आता है, एक्स का मतलब गुणा 10 और प्रतिशत का सिंबल हटाना है, इसका मतलब 1/100 से गुणा करवाना है बराबर 90, 1 0 से 1 0, आप कहोगे एक्स माइनस एक्स बटा 10 बराबर 90, ये गुणा देखो यहाँ कोई बचा ही नहीं, तो एक्स का गुणा 1 के साथ तो एक्स हो गया, और नीचे बटा 10 तो 10 का 10 हो गया। अब इससे करना हल, तो आप कहोगे इसका लसब कितना है, 10 और 1 का 10 आ गया, और अब 1 का भाग 10 में 10 बार, तो 10 का गुणा एक्स के साथ 10x, माइनस है तो माइनस, अब 10 का भाग 10 में 1 बार और 1 का गुणा एक्स के साथ, यानी कि x बराबर कितना है, 90। आप कहोगे ये तो हो गया 9x बराबर 90। अब ये 10 इस तरफ भाग में तो उस तरफ जाएंगे तो गुणा में, तो x बराबर, अब ये 9 भी इस तरफ गुणा में उस तरफ जाएंगे तो भाग में, तो 90 गुणा 10 बटा 9, अब 9 का भाग 90 में 10 बार गया, तो आप कहोगे x बराबर 10 गुणा 10 यानी कि 100 रुपये। तो उस वस्तु को कितने में खरीदा है, 100 रुपये में खरीदा है, ये उसका क्या है, क्रय मूल्य। और लॉजिकली आप ऐसे बाई ऑप्शन भी हल कर सकते हो, इसमें से क्या क्या करना, प्रत्येक का 10% निकालो और उसमें से घटाओ, किसका आंसर 90 है वो हमारा क्या हो जाता है, ऑप्शन सही हो जाता। आगे देखो कि निम्नलिखित 4 संख्याओं में अंक 5 का स्थानीय मान है, अंक कौन से 5 है वो कौन से नंबर पे, आप बताओ। यहाँ अंक देखो 5, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, तो यहाँ पे थे 5000, 5000, ठीक है। अब यहाँ पे इकाई, दाई, सैकड़ा यानी कि 500, दूसरे में स्थानीय मान 5 का 500, तीसरे में देखो इकाई, दाई यानी कि 50, दाई के अंक पे है तो ये हो गए 50, अगले में कौन है, इकाई का अंक है तो 5, तो 5550 5, कौन सा ऑप्शन है, 5550 और 5, ए ऑप्शन, ये हमारा क्या है, राइट। और वैसे इनको आप ऐसे लिखना कि ये इसका स्थानीय मान कौन है, 5000, इसका 500, इसका 50 और इसका 5, अब कुछ भी नहीं, इसको मतलब शब्दों में लिख दिए यहाँ के अंकों से बदल के। एक गांव की कुल जनसंख्या जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों शामिल है, टोटल कितनी है, 4056 है। यदि पुरुषों की संख्या 2890 है तो स्त्रियों की संख्या होगी, तो स्त्रियों की टोटल ये है और पुरुषों की ये है, हमें स्त्रियों की संख्या चाहिए, तो इसमें से पुरुषों की संख्या को घटा देना है, तो ऐसे आप मतलब ऐसे कर देना, बाकी माइनस, इसमें से आप घटा दो, अब पीछे वही संख्या बचेगी जो किसकी है, स्त्रियों की। 4 में से जाएगा नहीं तो इससे आप उधार लोगे तो ये हो गए 4 और यहाँ ये हो गए 14, 14 में से गए 6, पीछे बचेंगे 8, और 4 में से 9 जाएगी नहीं तो इसके पास उधार है नहीं, इससे लिया तो ये हो गए 3, अब इसके पास 10, अब इससे आगे उधार दोगे तो ये हो गए 9, ये हो गए 14, 14 में से गए 9, पीछे बचेंगे 5, फिर 9 में से गए 8, पीछे बचा 1, 3 में से गए 2, पीछे बचा 1, यानी कि 1158। तो स्त्रियों की संख्या कितनी है, 1158 है। आगे देखो, एक विद्यालय के 6 कक्षाओं में कुल विद्यार्थियों की संख्या 642 है। यदि प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या समान है, मतलब समानुपातिक है, तो प्रत्येक कक्षा में कितने विद्यार्थी है। कहने का मतलब ये कहा है कि टोटल कक्षाएं कितनी है, 6 कक्षाएं, और विद्यार्थी कितने हैं, 642 विद्यार्थी। अब हमें पूछा है प्रत्येक कक्षा में कितने विद्यार्थी है, तो 6 कक्षाओं में इतने हैं, तो सबसे पहले तो एक कक्षा में कितने होंगे कि 6 और इसके गुणों में उस तरफ भेजो, किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो आप दो इसके अंदर 6 का भाग, 6 में 6 का 1 बार, 4 में जाएगा नहीं तो 0, दूसरा अंक उत्तर 60 में 42, 42 में 6 का भाग 7 बार, यानी कि एक कक्षा में कितने विद्यार्थी हो जाएंगे, 107 विद्यार्थी हो जाएंगे, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन है। और वरना आप ऐसे भाग दे के भी कर लेना इसे हल। 25 पैसे के 10 सिक्के तो कितने रुपए बताओ, 4 सिक्के होते हैं तब कितना रुपये होता है, 1 रुपये होता है, 8 सिक्के तब 2 रुपया, अब 2 सिक्के और बचे यानी कि 50 पैसे, तो टोटल जो अमाउंट बना है इसका वो बना है 2 रुपये और 50
पैसे। अब पूछा क्या है प्रश्न में कि मूल्य निम्न में से किसके बराबर नहीं है। अब इनमें से किसका मूल्य है वो 2 रुपये 50 पैसे नहीं है, वो हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है। आप कहोगे 1 रुपये के 2 सिक्के यानी कि 2 रुपये प्लस 50 पैसे का 1 सिक्का यानी कि 50 पैसे, तो ये तो राइट है, 2 रुपये और 50 पैसे, और 2 रुपये 50 पैसे हमें भी चाहिए। 1 रुपये का 1 सिक्का यानी कि 1 रुपया, और 50 पैसे के 3 सिक्के यानी कि 150 पैसे यानी कि 1 रुपया और 50 पैसा, तो 1 रुपया और 1 रुपया और 50 पैसे यानी कि 2 रुपये और 50 पैसे, ये भी सही है। 1 रुपये के 2 सिक्के यानी कि 2 रुपये, और 25 पैसे के 2 सिक्के यानी कि 50 पैसे, तो 2 रुपये और 50 पैसे, ये भी हमें चाहिए। अब वैसे ही ऑटोमेटिकली 3 सेकंड चौथा हमारा क्या हो जाता है, राइट हो जाता है, फिर भी कर लो। 1 रुपये के 2 सिक्के यानी कि 2 रुपये, और 50 पैसे का 1 सिक्का यानी कि 2 रुपये और 50 पैसे तो हो गए, और 25 का 1 यानी कि 2 रुपये और 75 पैसे, और हमें चाहिए कितने, 2 रुपये और 50 पैसे, तो ये हमारा ऑप्शन है वो गलत है, इसके बराबर ये नहीं है। आगे देखो, संख्या 4 में 6 का भाग देने पर भाज्य, भाजक और भागफल एवं शेषफल क्रमशः है। अब आपको क्या करना है, संख्या 4 में भाग देना किसका, 6 का। आप कहोगे जाएगा नहीं, 0 बार गया तो 6 गुणा 0 0, अब 4 में से 0 गया, पीछे कितने बचे, 0। ये हमारा क्या होता है, भाज्य होता है, और ये हमारा होता है भाजक जिसका हम भाग दे रहे हैं, और जितनी बार गया भाग वो हमारा होता है भागफल, और पीछे जो शेष बचा वो हमारा होता है शेषफल। तो अब पूछा क्या, उस क्रम में जमाओ। सबसे पहले पूछा है भाज्य, भाज्य कौन है 4, कॉमा भाजक, भाजक कौन है 6, कॉमा भागफल, भागफल कौन है 0, कॉमा शेषफल, शेषफल कौन है 4, तो ये कौन सा है 6 4 6 0 4 4 6 0 4, ये ऑप्शन हमारा क्या है, राइट है। अगला देखो, छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए मनोरंजक एवं खेल संबंधी, रटने का, आगमन का, निगमन का। ये तो भाई बाद की बातें हैं, जब बच्चा उदाहरण समझेगा, ये उदाहरण है, ये सूत्र है, तो ये तो दोनों होने से रहे। अब रटने का तो कोई मतलब ही नहीं, रटना फिर है ही, बाद में भी तो रट सकता है। अब छोटी कक्षा में का इसका मतलब कैसा होना चाहिए, मनोरंजक एवं खेल संबंधी होना चाहिए। आगे देखो, निम्न में से किसमें गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है, लाभ हानि, इसमें तो हो ही रहा है भाई, लाभ हानि गणित ही तो हो रहा है उसमें। साइकिल चलाना, सब्जियां खरीदना, अब सब्जियां खरीदने में भी तो हो रहा है, जोड़ भाग कर रहे हैं ना, उधार लेना, इसमें भी तो हो रहा है, ब्याज कर रहे हैं हम इसमें, देखो इसमें हम करते हैं ब्याज, ये भी तो गणित है। इसमें हम कर रहे हैं जोड़ बाकी, ये भी तो क्या है, गणित है। अब लाभ हानि में गणित है ही, तो कौन सा ऑप्शन राइट है, साइकिल चलाना, इसमें स्पष्ट रूप से गणित का प्रयोग नहीं हो रहा है। आगे देखो, राम खेल में निम्न प्रकार से 3 गेंदे लगाता है, 3 फिर 6 फिर 9, और उसके इस खेल की मोहन एक तालिका बना रहा है, मोहन बना रहा है तालिका। ये पहले में कितने 3 गेंदे, दूसरे में 6 और तीसरे में 9 गेंदे, ठीक है। राम खेल रहा है और मोहन गणित कर रहा है, राम खेल रहा है, सही बात है, और मोहन गणित कर रहा है, ठीक है। राम और मोहन सामान्यकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं। राम और मोहन दोनों केवल खेल खेल रहे हैं, नहीं। मोहन कहाँ खेल खेल रहा है, खेल तो राम खेल रहा है, राम गणित कर रहा है और मोहन खेल खेल रहा है। अब राम गणित क्या कर रहा है, गणित तो कर रहा है मोहन, तो कौन सा ऑप्शन राइट है, ए ऑप्शन राइट है। यानी कि मोहन कर रहा है गणित और राम क्या कर रहा है, खेल खेल रहा है, ये लिखा है प्रश्न में स्पष्ट रूप से, तो ए ऑप्शन हमारा क्या है, राइट है। यदि एक विद्यार्थी गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है, फेल हो जाता है, तो उसके ये जानने के लिए कि गणित की किस विशेष शाखा में वो कमजोर है, निम्न में से कौन सी विधि प्रयोग में लेंगे, लिखित कार्य, मौखिक कार्य, निदानात्मक तरीका या उपचारात्मक। देखो निदान, उपचार तो निदान के बाद में होगा, तो जो तरीका होगा वो हमारा क्या है, निदानात्मक तरीका है। मतलब ये निदानात्मक परीक्षण होता है, इससे हम बच्चा कहाँ त्रुटि कर रहा है उसके बारे में विशेष रूप से पता करने में ये क्या है, सक्षम है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं। अब गणित में आपका जो थीम है वो बनाना है, स्पष्ट करनी, मतलब आपकी स्पीड बढ़ानी है, तो चर्चा या वाद विवाद द्वारा नहीं, मौखिक कार्य द्वारा नहीं, लिखित कार्य द्वारा नहीं, अभ्यास द्वारा। जितना ज़्यादा गणित में आप अभ्यास करोगे उतना ज़्यादा आपकी क्या होगी, उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी और उतनी आप गणना आसानी से कर पाओगे। माचिस की डिब्बी में कितने तले, अब माचिस की डिब्बी कैसी होती है, घनाकार होती है, ये देखो ऐसी तो होती है, ऐसी यूँ, ये माचिस की डिब्बी है। अब इसमें कितने तले, देखो एक तल ये और एक इसके पीछे का तल 2, फिर ये वाला 3, तो इसके सामने वाला 4, फिर ऊपर वाला 5, तो इसके नीचे वाला तल 6, तो टोटल कितने तल है, 6 तल है। अगर आपको पूछे कि इसके कितने शीर्ष है, तो आपको गिनना ऐसे ही, शीर्ष का पूछे, शीर्ष होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो शीर्ष कितने हो जाते,
8 शीर्ष हो जाते। अगर आपको पूछता किनारों का, देखो शीर्ष कितने, शीर्ष तो है 8। अब जो तल है या फलक है वो हमारे कितने 6। अगर आपको पूछता क्या किनारे, अगर पूछता आपको किनारे तो कितने हो जाते किनारे, गिनो 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8 9 10 11 12, तो किनारे कितने हो जाते 12 हो जाते। तल का पूछा है तो तल 6, शीर्ष का पूछता तो 8 और किनारे पूछता तो 12। अगला देखो, एक तल पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, एक तल है, एक तल पर कितनी रेखाएं, अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, एक तल में अनंत बिंदु होते हैं और अनंत रेखाएं भी खींची जा सकती है। तो सी ऑप्शन हमारा क्या है, राइट है। यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, ये दो समांतर रेखाएं हैं, उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये देखो काट रही है, ठीक है, उससे बनने वाले कोणों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, जो गलत है वो आपको क्या करना है, बताना है। संगत कोण बराबर होते हैं, सही बात है, संगत कोण ये वाला कोण, ये वाला कोण बराबर होंगे, ये वाला भी, ये वाला बराबर होंगे, संगत कोण तो बराबर होते ही है। एकांतर कोण बराबर होते हैं, हाँ बराबर होते हैं। ये देखो जेड की आकृति बन रही, तो इसकी ये अंदर वाला कोण और ये कोण बराबर होंगे, और ये जेड की आकृति बन रही है तो इसमें ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर होंगे, एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। तिर्यक रेखा के एक और बने कोणों का योग सदैव दो समकोणों के बराबर होता है। इस तिर्यक रेखा के एक तरफ मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, क्या इन दोनों का योग दो समकोण, यानी कि एक समकोण में 90 और दो में 180, तो 180 डिग्री होता है, हाँ बराबर होता है। तिर्यक रेखा के एक और बने अंत कोणों का योग एक समकोण के बराबर होता है, एक समकोण के बराबर नहीं होता है, दो समकोण के बराबर होता है, यानी कि मान कितना होता है 180 डिग्री, दो समकोण। तो कौन सा ऑप्शन हमारा गलत है, डी ऑप्शन गलत है। आगे देखो, 1 लीटर शुद्ध घी का वजन कितना है, 910 ग्राम है। देखो 1 लीटर है और उसमें कितना घी है, 910 ग्राम वजन है, 910 ग्राम। तो 700 मिलीग्राम, सबसे पहले तो इस मिलीलीटर को बदलो किसमें, लीटर में। तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होता है, सबसे पहले देखो 1 लीटर में 100 मिलीलीटर होते हैं। हमने पढ़ा है उस दिन क्या पढ़ा है कि सबसे पहले लीटर, ऐसे ही इस किस क्रम बढ़ते, लीटर के बाद में डेसी लीटर और फिर मिलीलीटर, मिलीलीटर, यही तो पढ़ा हमने। तो अब मिलीलीटर में बदलना है, तो देखो जितने नंबर पर है उतने जीरो, 1 2 2 जीरो यानी कि 100 हो गए। तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, सॉरी 100 का सेंटीलीटर आएगा ना, यहाँ सेंटीलीटर, और सेंटीलीटर के बाद आता है मिलीलीटर, चौथे नंबर पे आता है मिलीलीटर, मिलीलीटर। तो कितने नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे, तो इसके लिए 1 जीरो 2 जीरा 3 जीरा। तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं, और हमें चाहिए क्या, मिलीलीटर को लीटर में बदलना है। तो अगर 1/1000 कर दूं, अगर आपको ऐसा नहीं कहे कि ऐसा कहे कि 1 मिलीलीटर में कितने लीटर होते हैं, तो 1/1000 लीटर होते हैं मिलीलीटर। तो 1/1 मिलीलीटर में कितने लीटर होते हैं, 1/1000 लीटर होते हैं, और हमें 700 मिलीलीटर में चाहिए, तो दोनों तरफ करवा दो 700 से गुणा, तो 700/1000 लीटर बराबर हो जाएगा किसके, 700 गुणा 1 यानी कि 700 मिलीलीटर, मिलीलीटर। तब आप इसको काटो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो यानी कि 7/10 यानी कि 0.7 लीटर। तो जो 700 मिलीलीटर है उसमें कितने लीटर होंगे, 0.7 लीटर होंगे। तो 0.7 लीटर में हमें चाहिए क्या, वजन चाहिए, इसका वजन कितना होगा, तो हमें पता नहीं, x ग्राम होगा। अब समानुपातिक है भाई, जैसे जैसे लीटर बढ़ेगा तो वैसे वैसे भार ग्राम में बढ़ेगा, और लीटरों की संख्या घटेगी तो ग्राम में भार भी घटेगा, यानी कि समानुपातिक है, दोनों कैसे समानुपातिक। तो लगो आप समानुपातिक का नियम क्या होता है, एज इट इज 1/0.7 बराबर 910/x, हमें चाहिए x का मान, करवा दो वज्र गुणा, आप कहोगे x बराबर x गुणा 1 x हो गया, और 910 का गुणा करवाना किसके साथ, 0.7 के साथ, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 जीरो, क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या, तो 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, यानी कि 91 गुणा 7, अब करवा दो 9 का गुणा, सॉरी 7 का गुणा 1 के साथ 7, और 7 का गुणा 9 के साथ 63, यानी कि 637 ग्राम, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन है। आगे देखो, एक आयताकार मैदान का परिमाप 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, ठीक है। तो यदि चौड़ाई 200 मीटर हो तो इसकी लंबाई क्या है। अब दिया है आयत का परिमाप दिया है, मतलब आयताकार मैदान का परिमाप दिया हमें, मैदान का परिमाप, और कितना दिया है, 1 किलोमीटर है यानी कि 1000 मीटर है,
क्योंकि देखो सब राशि समान होनी चाहिए, ये मीटर में है तो उसे भी हमें मीटर में बदलना पड़ेगा, तो 1000 मीटर है। अब बताओ आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि उसका मान कितना है 1000 है। अब जो चौड़ाई है यानी कि बी का मान है वो तो कितना है 200 है। तो अब आपको बी का मान 200 याद रखना है। सबसे पहले तो 2 इसके गुणों में है तो उस तरफ जाएगा तो भाग में, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 1000/2। तो 1000 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा 500 बार, ये तो हो गए 500 यानी इसके आधे 500। अब जो बी का मान है वो इसमें रखो तो आप कहोगे एल प्लस बी का मान प्रश्न में दिया है कितना है 200 बराबर कितना है 500। अब ये 200 इस तरफ प्लस के उस तरफ जाएंगे तो माइनस के, यानी कि 500 माइनस 200 पीछे कितने बचे 300, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा है सी ऑप्शन है। यानी कि इसकी लंबाई एल का मान कितना आ गया 300, तो लंबाई कितनी है 300 मीटर है, तो क्या आ जाएगी मीटर आ जाएगी। आगे देखो निम्नलिखित का आरोही क्रम है, आरोही क्रम का मतलब है बढ़ता क्रम, आरोही क्रम का मतलब क्या है बढ़ता क्रम, सबसे पहले छोटी संख्या फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी उससे बड़ी ऐसे ही हो। तो हमें 6 करना है तो 1/3 कॉमा 3/4 कॉमा 2/5 कॉमा 6/7। अब मैं जो फेवरेट विधि है वो दशमलव विधि। अब आप क्या करो 1 के अंदर 2 3 का भाग जाएगा नहीं तो पॉइंट लगेगा, लगा दो पॉइंट। फिर हो गए 10, 10 के अंदर 3 का भाग 3 बार, यानी कि 9, 10 में से गए 9 पीछे बचा 1। अब 1 में जाएगा नहीं दशमलव लगाया 0 आप उतार सकते हो तो हो गए 10, ऐसे मतलब आप जाके देख लेना ऐसे हो जाएगा नहीं दशमलव लगा ये हो गए 10, 10 के अंदर 3 का भाग 3 बार यानी कि 9, 10 में से 9 गए पीछे बचा 1 पॉइंट लगाया तो आप ऐसे ही 0 उतार सकते हो। फिर इसके अंदर गया 3 बार यानी कि 9 ऐसे ही तो पीछे बचे बचा 1 यानी कि 0.33। अब 3 के अंदर भाग देना 4 का, तो ऐसे आप 3 के अंदर भाग 4 का देख लेना जाएगा नहीं दशमलव लगेगा तो लगा 10 दशमलव तो उतर जाएगा 0, यानी कि 30 में 4 का भाग 7 बार, हाँ 128 पीछे बचे 2, अब 0 उतार सकते 20, अब 20 के अंदर 4 का भाग 5 बार, तो ये हो गए 0.75। अब देना है 2 के अंदर किसका भाग 5 का भाग जाएगा नहीं तो दशमलव लगेगा, तो ये हो गई 20, 20 के अंदर 5 का भाग 4 बार, तो ये हो गया भाई 0.4 कॉमा। अब 6 के अंदर भाग देना है किसका 7 का, तो देखो आप 6 के अंदर 7 का भाग जाएगा नहीं तो पॉइंट लगेगा, तो ये हो गई 60, 60 के अंदर 7 का भाग 8 बार 56 पीछे बचे 4। अब 4 के अंदर 0 0 लगा सकते हो, 40 में 7 का भाग 5 बार 35 पीछे बचा 5, तो कितनी बार गया 0.85। अब 0.4 है इसको आप 0.40 लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता भैया ना। तो देखो पॉइंट को भूल दशमलव भूल आप देखोगे 33 75 40 और 85। अब देखो इसमें सबसे छोटी कौन सी है 33 वाली, यानी कि सबसे छोटी भिन्न है ये है 1/3, उससे बड़ी है 40 बड़ा है 33 है तो इसके सापेक्ष भिन्न कौन सी है ये वाली, यानी कि 2/5। उससे बड़ा है 75 यानी कि 3/4 और उससे बड़ा है 85 यानी कि 6/7, यानी कि 1 2 3 6, 1 2 3 से कहाँ है 1 2 3 से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है सी ऑप्शन हमारा क्या है राइट है। संख्या का विस्तारित रूप है देखो लिखा है 35.507, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 35 है, इसका मतलब 30 + 5 है तो आप कहोगे 30 + 5 35 प्लस। अब इसको तोड़ना है तो क्या मैं इसे 0.5 लिख सकता हूँ, ठीक है प्लस। अब 0 को लिखना है क्या फिर इसे लिखना है तो 0.007 लिख सकते हैं। अब आप भले इसको जोड़ के देख लेना ऐसे ही, ये 30 है ये 5 है ये 0.5 है और ये 0.007 है। अब इसके पीछे कुछ भी नहीं है तो पॉइंट लगा के 0 0 आप लिख सकते हो ऐसे ही, कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको 0। अब 7 का तो 7, 0 का 0, 5 का 5, दशमलव का दशमलव, 3 का 3 सॉरी 5 का 5 और 3 का 3 यानी कि 35.507। तो यही मैंने तोड़ा इसी रूप में तोड़ा है 35 में मतलब 30 + 5 और 0.5 तो 0.5 और 0.007 तो 0.007। अब क्या करना दशमलव हटाना है तो हटाओ, दशमलव के बाद एक अंक तो नीचे भी 1 0, दशमलव हटाओ 1 तो हर संख्या के घर में होता ही है। अब दशमलव के बाद जितने अंक है उतने 0 लगा दो, 3 अंक है तो 3 0 लगा दो। अब आप इसको व्यवस्थित लिख दो कि 30 + 5 + 5/10 + 7/1000, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा है 7/1000। इसमें 100 है 100 इसमें 1000 है, इसमें 1000 लेकिन इसमें ये सी ऑप्शन हमारा क्या है राइट है। आगे देखो संख्या 840 के अभाज्य गुणनखंड है। अब अभाज्य गुणनखंड आपको करने आते ही है। सबसे पहले हम
ऐसा यूँ स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसमें 840 लिखेंगे। फिर हम क्रमागत रूप से अभाज्य संख्याओं का भाग देंगे। तो अब देखो इसके अंदर 2 का भाग जाता है तो देखो क्योंकि एक अंक 0 है दिया, 2 का भाग 8 में गया 4 बार और 2 में गया 4 में गया 2 बार और 0 का 0। अब और जा रहा है तो देखो 420 में 2 का भाग 210 बार, 210 में 2 का भाग 105 बार। अब 105 में 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि के अंक क्या आ गया 5 आ गया। तो अब देंगे किसका भाग हम 3 का भाग, तो दिया 3 का भाग, कितनी 3 का जाएगा, वैसे अंकों को जोड़ के देख लो 5 और 1 6, और अगर संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो देखो ये हो गए, तो फिर आप 1 में जाएगा नहीं तो 2 अंगली साथ में, यानी कि कितने हो गए 10, 10 के अंदर 3 का भाग 3 बार गया 9, तो 10 में से गए 9, पीछे बचा 1, 15, 15 के अंदर 3 का भाग 5 बार 35। अब 35 में 3 का भाग नहीं जाएगा। फिर अगली अभाज्य संख्या 5, तो 5 का भाग 35 में 7 बार, 7 एक अभाज्य संख्या है तो इसका खुद का जाएगा 1 बार गया। यानी कि हमारा जो 840 है उसके अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप 2 गुणा 3 लिखो या 3 गुणा 2 लिखो, देखो उत्तर 6 आएगा और इस तरह भी उत्तर कितना आएगा 6 ही आएगा। तो गुणों में संख्याओं का क्रम बदलने पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये क्रम विनिमय होते हैं। तो ये देख लो 7 5 3 और 7 5 3 तो है ही, फिर 2 बार 2 है, 7 5 3 2 बार, सॉरी 3 बार 2 है, 3 बार 2 है, हाँ तो 7 5 3 7 5 3 3 बार 2 है, इसका मतलब ये तो नहीं है। अब इन दो को एक बार मर्ज कर लेते हैं हम, देखो ये 2 गुणा 2 के 2 कितने हो गए 4 हो गए, कर सकते हैं आसान, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा, जैसा ऑप्शन होगा हमें वैसा डलना पड़ेगा। आप क्या हो गए 2 गुणा 2 तो हो गए 4, इन दोनों को साथ साथ मिल लिया। अब देखो अब ऑप्शन मर्ज करा, देखो 7 है ठीक है, 5 है ठीक है, 3 है हाँ है 3, फिर 2 है और 4 है, ये हमारा क्या ऑप्शन है, ये ऑप्शन हमारा क्या है राइट है। ऐसे ही इस 4 को लिख दिया क्या, 2 गुणा 2 को एक साथ लिख दिया 4। आगे देखो निम्न संख्या को दशमलव रूप में लिखो, देखो लिखा है 90 प्लस 9 प्लस 9 बट्टा 10 प्लस 9 बट्टा 1000, 1000 ये 1000 है, प्लस 9 बट्टे ये लिखा है 10,000, 10,000 है या फिर लाख है, 50 लाख है और 9 बटे लाख। अब आप मेरे को बताओ 90 का तो 90 प्लस 9 का 9, अब 9 के भाग में 1 0 है यानी कि एक अंक बाद में पॉइंट, तो 9 के बाद में पॉइंट मतलब 0 दशमलव कुछ भी नहीं, आगे 0 आप लगा सकते हो। अब 3 0 है यानी कि 3 अंक लिख के दशमलव लगाना है, और अब कितने 0 5 0 है यानी कि 5 अंकों के बाद दशमलव, अंक है नहीं आपके पास में कोई तो आप 0 0 लगा के अंकों की पूर्ति कर सकते हो, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि 5 अंक के बाद आपको क्या लगाना है दशमलव लगाना है। अब इन सबको आपको जोड़ना है, जोड़ना आपको आता है 90, देखो यहाँ जोड़ने से 90, अब कौन है 9 है तो ये रहा 9, फिर 0.9 तो ये 0.9, फिर 0 इसके आगे कुछ भी नहीं मतलब 0 है, इसके आगे कुछ भी नहीं मतलब 0 है, तो 0.009 और आगे 0.000 कितनी बार 0 4 बार 0 0 और 9। अब इन सबको आपको जोड़ना है। अब 9 के ऊपर कुछ भी नहीं, मैंने कहना कहा इसके आगे इसके आप दशमलव लगा कितने भी 0 पीछे लिख सकते हो, तो 9 का तो 9, फिर 0 के साथ कोई नहीं 0, फिर 9 का 9, 0 का 0, 9 का 9, दशमलव का दशमलव, और यहाँ भी 9 का 9 और 9 का 9, यानी कि 99.90909, 99.90909। कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा, डी ऑप्शन राइट है। आगे देखो दो लगातार प्राकृत संख्याओं का लघुत्तम समाप्रत्यय मतलब एलसीएम, लघुत्तम समाप्रत्यय तथा महत्तम समाप्रत्यय क्रमशः है, एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः है। दो लगातार प्राकृत संख्या कोई भी ले लो, जैसे मैंने प्राकृत संख्या ले ली दो लगातार 5 और 6, सबसे पहले मैं निकालता हूँ इसका एलसीएम। तो कैसे निकालोगे, साथ साथ गुणनखंड करके। तो सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है दिया, कितनी बार गया 3 बार, अब 2 का नहीं जा रहा है 3 का देखो गया 1 बार, 5 में नहीं जा रहा तो इसको एज इट इज उतार दिया। अब 3 का नहीं जा रहा किसी में तो फिर 5 का 1 और 1, भाग कब तक देना है, जब तक क्या ना मिल जाए, एक ना मिल जाए। अब हमें चाहिए एलसीएम। एलसीएम क्या होता है कि जिन आबाद संख्याओं का आपने भाग देके नहीं तोड़ा है उन सब का गुणन, तो 2 गुणा 3 गुणा 5 करवा 2 गुणा 5 3 15 और 15 2 30, तो हमारा जो एलसीएम है वो कितना आ गया 30 आ गया। अब हमें चाहिए कौन एचसीएफ, तो एचसीएफ के लिए क्या करते हैं हम अलग अलग गुणनखंड करते हैं, यानी कि 6 के अंदर 2 का भाग 3 बार, 3 का गया 1 बार, फिर इसके अंदर तो 5 का जाएगा, आबाद संख्या कितनी बार गया 1 बार, तो आप कहोगे कि जो 6 है उसको तो मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 3, अब 5 है उसको लिख सकता हूँ 5। अब कोई उभयनिष्ठ सर्वनिष्ठ गुणनखंड है क्या, नहीं है,
तो जिनका नहीं होता है उनका एक तो सदैव होता ही है। मैं यहाँ एक से कराऊँ गुणा, कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ भी एक से गुणा करवाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा जो एचसीएफ है वो कितना निकल के आ गया? एक निकल कर आ गया। अब पूछा है क्या कि उनका गुणनफल। अब ये दोनों क्या क्या होते हैं? जो एचसीएफ और एलसीएम है वो क्रमशः क्या है? देखो एलसीएम तो है, मुझे ऐसा लग रहा है 30 आया। क्या 6 गुना 5 30 होते हैं? हाँ ठीक है। तो जो एलसीएम तो है वो निकल गया उनका गुणनखंड, उनका गुणनफल। आप करवा के देख लो प्लीज, संख्या होगा आपका। संख्या कितनी है? 5 और 6, तो 5 गुना 6 कितने? 30 है। और हमारा एलसीएम में कितने कितना निकला है? 30। तो 30 बराबर 30 सही है। अब पूछा है उनका एचसीएफ। एचसीएफ क्या उनका अनुपात होता है? नहीं। पहली संख्या होती है क्या कि एचसीएफ 5 आया? नहीं आया। एचसीएफ पहली संख्या 5 नहीं है। फिर एचसीएफ 1 है? हाँ एचसीएफ क्या है? 1 है। तो कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा? डी ऑप्शन राइट है कि जो एलसीएम होगा वो उनका गुणनफल और जो एचसीएफ होगा वो संख्या क्या है? 1 है। तो ये था हमारा 2013 का प्रश्न पत्र। तो धन्यवाद आप सभी का।